नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय के बारे में। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड जो कक्षा 12 का है उसके लिए महत्वपूर्ण है। अगर बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर के हिसाब से देखा जाए तो जो चौथा या पांचवा प्रश्न होता है उसमें ये जीवन परिचय से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें एक लेखक का जीवन परिचय लिखना होता है और एक कवि का जीवन परिचय लिखना होता है। तो कक्षा 12 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एज ए कवि प्रस्तुत किए गए हैं। तो कवि के जीवन परिचय में मुख्य रूप से 80 शब्दों में जीवन परिचय को समेटना पड़ता है और 5 अंकों का होता है। 5 अंकों में 80 शब्दों में लिखना पड़ता है ये। अब 80 शब्दों में क्या क्या चीज़ लिखेंगे, तो अगर इसको बांटें तो मुख्य रूप से एक उनका जीवन परिचय उसमें लिखते हैं। दूसरी चीज़ उनकी क्या कृतियां हैं इसको लिखते हैं, यानी कि रचनाएं। और तीसरी चीज़ अगर देखें तो साहित्यिक परिचय भी उनका लिख सकते हैं। क्या लिखना ही पड़ता है, कभी कभी प्रश्न में कहता ही है कि उनका साहित्यिक परिचय लिखें, लेकिन हाँ, जीवन परिचय को इग्नोर नहीं कर सकते। जीवन परिचय थोड़ा बहुत तो लिखना ही पड़ता है, कृतियाँ भी लिखनी पड़ती हैं और साहित्यिक परिचय तो लिखना ही लिखना पड़ता है। अगर लेखकों का जीवन परिचय होता है तो उसमें कुछ भाषा शैली ये सब भी चीज़, यानी कि साहित्यिक परिचय लेखकों में भी लिखना पड़ता है, कवियों में भी लिखना पड़ता है। बस ये है कि कवि के जीवन परिचय लिखते समय थोड़ा सा जो काव्यगत विशेषताएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, बस इतना है। अगर शब्दों में हम बांटें, यानी कि 80 शब्दों में अगर इन 3 चीज़ों को लिखना है तो कैसे कैसे लिखेंगे। जीवन परिचय को हम 50 शब्दों में लिख सकते हैं, कृतियाँ 10 शब्दों में और साहित्यिक परिचय को 20 शब्दों में। तो 50, 10, 60 यानी 60 शब्दों मिलाकर के इतना पक्ष हो जाएगा, जिसके लिए हमें 3 अंक अलॉटेड होता है। और साहित्यिक परिचय अगर 20 शब्दों में हम लिख देते हैं तो समझ लीजिए कि 2 नंबर इस पर मिल जाता है। तो आप चाहे इन दोनों को मिला करके 60 शब्द या इन दोनों को मिला करके 50 शब्दों में कंट्रोल कर लें और इसको 30 शब्दों तक भी अगर लेकर चले जाएँ तो चलेगा, ताकि बैलेंस बना रहे। अब बहुत कम यानी कि 40-50 शब्दों में और बहुत ज़्यादा यानी कि 150-200 शब्दों में लिखने का कोई अर्थ नहीं है। अगर 80 शब्दों में कहा है तो अगर हम 70 से लेकर के 90 शब्दों के बीच में लिख दें, या अगर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो 100 शब्दों तक हो जा रहा है, तो उतना पर्याप्त है। तो अब स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय का। तो सबसे पहले जीवन परिचय अगर हम देखेंगे तो इसमें इनका जन्म जो है वो सन 1897 में हुआ था। 1897 में इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ पर हुआ था, तो बंगाल में एक स्थान है मेदिनीपुर, वो ज़िला है। तो मेदिनीपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। एक मैप वाले सेक्शन भी रहेगा, आप उसमें मैप में भी देख सकते हैं, मतलब कि इनका ये कहाँ पर इनका जन्म स्थान है, इनके पिता कहाँ से आए थे, ये सब चीज़ मैप में 2 मिनट के 3 मिनट के मैप में भी आप देख सकते हैं। इसी में ही ये आगे लगा रहेगा, तो उसको तो ये है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में जूम करेंगे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल, तो यहाँ पर कोलकाता के पश्चिम में मिलेगा मिदनापुर। ये तो एक टाउन है, एक शहर है, पश्चिम बंगाल का शहर है। तो ये है मिदनापुर, देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम उन्नाव देखें तो उन्नाव हमें उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अगर जूम करें तो यहाँ कन्नौज देख सकते हैं, कन्नौज है। तो इसी उत्तर प्रदेश में जूम करने पर यहाँ पर हमें ये उन्नाव मिल जाएगा, कानपुर के बगल में। तो इधर उन्नाव से आए थे इनके पूर्वज निराला जी के। तो ये था मैप में। अगर इनके पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था राम सहाय, राम सहाय, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, वो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है उन्नाव, एक ज़िला है उन्नाव, उन्नाव के रहने वाले थे। और राम सहाय जी भी उन्नाव में ही रहते थे।
लेकिन इनकी सरकारी नौकरी लग गई थी मेदिनीपुर ज़िले में, तो ये वहाँ पर चले गए थे, मेदिनीपुर में सरकारी नौकर के पद पर थे। तो इनका पुत्र भी वहीं पर हुआ 1897 में, तो सूर्यकांत जी वहीं के ही रह गए थे। लेकिन इनके पिताजी जब इनके पूर्वज यहाँ के थे तो कहीं ना कहीं ये भी कल्चरल एस्पेक्ट उनके ऊपर पड़ा, और बंगला का भी उनके ऊपर भाषा के हिसाब से देखा जाए तो एक छाप पड़ा है। जब निराला जी 3 साल के थे, 3 साल के, तभी इनकी माता का हो गया देहावसान। और जब ये 15 साल के थे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, जब ये 15 साल के थे तभी हो गया इनका विवाह। और विवाह जिस स्त्री से हुआ, अपनी पत्नी से, ये सीखे हिंदी भाषा को मुख्य रूप से, क्योंकि बंगाल में जब ये रहे हैं, इनका पालन पोषण हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हिंदी पे पकड़ कमज़ोर रही होगी। लेकिन अपनी पत्नी से, धर्मपत्नी से इन्होंने हिंदी भाषा को सीखा। इनके 2 संतानें हुई, एक पुत्र हुआ और दूसरा पुत्री हुई। 2 पुत्र, 2 मतलब एक पुत्री एक पुत्र, 2 संतानें इनकी थीं। लेकिन जल्द ही इनके पिता का भी देहावसान हो गया। जब इनके पिता का देहावसान हुआ तो कुछ समय बाद इनके चाचा का देहावसान हो गया। यानी परिवार का जो सारा बोझ है इनके ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इनके घर में सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य रह गए, वो थी इनकी पुत्री। लेकिन जब इनकी पुत्री 20 साल की थी तभी इनकी पुत्री का भी हो गया देहावसान। ये एकदम विक्षिप्त हो गए, व्याकुल हो गए, और इस व्याकुलता के अंतिम क्षणों में ये चले आए इलाहाबाद में एक स्थान है दारागंज, जो कि बहुत ही साफ़ सफाई के मायने में देखा जाए तो बहुत ही गंदा स्थान माना जाता है पूरे इलाहाबाद में। तो दारागंज ये चले आए, मतलब गलियों का जगह उसको बोलते हैं, एक गांव टाइप का है, छोटी छोटी पतली पतली गलियां हैं, नालियां बहती रहेंगी, बहुत गंदा सा रहता है। और भारत में अधिकांश ऐसे जो झुग्गी झोपड़ियाँ वाले क्षेत्र हैं वो गंदे ही रहते हैं। तो दारागंज भी उसमें से एक इलाका है। तो दारागंज में ये आए, रहे अपने जीवन के अंतिम क्षणों में। और यहीं पर इनका 1861 में, 1861 नहीं, ये 1961 होगा, 1961 में इनका हो गया वहाँ पर देहावसान। तो ये थी इनकी जीवन परिचय के बारे में थोड़ी सी बातें। तो आप इसको मुश्किल से 40 से 50 शब्दों में आप इसको समेट सकते हैं। रचनाएं इनकी बहुत सारी विधाओं में इन्होंने रचनाएं की हैं। कविता में, उपन्यास में, कहानी लिखा है, रेखा चित्र लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, जीवनियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। यानी विभिन्न विधाओं में इन्होंने अपनी कलम डुलाई है। तो सारी की सारी इनकी रचनाएं याद करने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन एक बार पढ़ लेने से ये होगा कि हिंदी पद्य या गद्य साहित्य के इतिहास में कुछ पूछ लिया जाए कि ये रचना किसका है या किस विधा की रचना है, तो इसलिए हम इसको कर सकें। तो इस लिहाज से हम इसको देख लें। जूही की कली, ये कविता विधा की रचना है निराला जी की। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, यमुना के प्रति, कुकुरमुत्ता, अपरा, अनामिका, ये इतनी इनकी जो है कविताएं हैं। इसमें देख सकते हैं, एक इसमें है आपका यमुना के प्रति और एक है कुकुरमुत्ता। तो इन दोनों का क्या मतलब है उसको अभी आगे देखेंगे। उपन्यास में एक इनका है प्रभावती, काले कारनामे, चोटी की पकड़, अलका, अप्सरा, ये इनकी उपन्यास है। कहानियों में 2 हैं, एक चतुरी चमार, सुकुल की बीबी। अब ये चतुरी चमार देखने से लग रहा होगा और सुकुल की बीबी देखने से लग रहा होगा कि ये थोड़े से अवधी, बज्र, ये सब टाइप के भी लिखने वाले लेखक रहे होंगे। रेखा चित्र में बिल्लेसुर बकरिया, अकुल्ली भाट, ये 2 इनके रेखा चित्र हैं। निबंध में देखें तो प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, प्रबंध पद्य, रविंद्र कविता कानन। जीवनियों में प्रहलाद, राणा प्रताप, ध्रुव, शकुंतला,
ये इनकी कृतियाँ हैं। अब काव्यगत विशेषताएं जो कि 20 से 30 शब्दों में लिखेंगे, जिसके लिए 2 अंक मिलते हैं, तो उसमें क्या लिख सकते हैं? निराला जी का अगर ये सब लिखेंगे काव्यगत विशेषताएं में, तो उसमें एक तो हेडिंग ही ऐसा डाल सकते हैं काव्यगत विशेषताएं, उसके बाद सेकंड सब हेडिंग हम उसमें डाल सकते हैं भाव पक्ष। भाव पक्ष में हम 1-2 पॉइंट लिख लें। विद्रोही स्वर, यानी अगर समाज में कोई चीज़ घटना घट रही है जो गलत है, महिलाओं के प्रति, विधवा के प्रति, या इस तरह जो आडंबर, अंधविश्वास, तो उसका विद्रोह इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। दूसरा प्रकृति चित्रण, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है यमुना के प्रति, कुकुर मुद्दा, तो इन सब में कुछ न कुछ कह लें प्रकृति का चित्रण भी हमें देखने को मिलता है। ये छायावादी प्रकृति के लेखक रहे हैं, रहस्यवादी प्रकृति के लेखक रहे हैं, और प्रगतिवादी प्रकृति के लेखक रहे हैं, तो ये बहुत ही डायनेमिक टाइप के हैं। तो भाव पक्ष में ये 2 चीज़ें हम लिख सकते हैं। इसके बाद कला पक्ष हेडिंग डाल करके हम भाषा शैली के बारे में बता सकते हैं कि इनकी भाषा शैली क्या है। भाषा शैली में एक तो ये खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं और तत्समी शब्दों का प्रयोग किए हैं। कुछ लोग इनकी रचनाओं को बड़ी क्लिष्टता, बड़ा गंभीर, बड़ा कठिन मानते हैं, लेकिन जब आप उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तो एक उसमें कहें तारतम्यता, एक रस उसमें से निकलता है। अगर रस की बात करें तो इन्होंने जैसे श्रृंगार रस का भी प्रयोग किया है, रौद्र रस का भी इनका उल्लेख मिल सकता है, प्रयोग मिल सकता है। अलंकार में देखें तो अलंकार में एक अनुप्रास अलंकार होता है। हालांकि बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया, लेकिन अनुप्रास अलंकार का भी इन्होंने प्रयोग किया है। रही बात छंद की, तो छंद की इन्होंने कोई सीमा को नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक मुक्तक छंद टाइप का हो, मतलब कि छंद की सीमा में रह करके काव्य रचना करें, ऐसा नहीं। इन्होंने खुले तरीके से काव्य रचना की है। एग्जाम्पल के रूप में अगर एक बताएं तो उन्होंने एक लिखा है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, ऐसा करके एक उनकी कविता है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। तो इसमें देख रहे हैं ता जो वर्ड है, ता वर्ड की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। और कोई कहें इसमें रस, तो थोड़ा सा कह लें कि वियोग टाइप का या श्रृंगार टाइप का हम रस कह सकते हैं। श्रृंगार में भी संयोग वियोग दोनों होते हैं। तो ये अनुप्रास अलंकार इन सब का प्रयोग किया, और उसकी लाइन अगर देखें तो लंबी लाइन रही है, लेकिन हाँ जब उनकी पूरी कविता पढ़ेंगे तो उसमें तारतम्यता हमें मिलती है। तो ये था इनके काव्यगत विशेषताओं में। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म परिचय है मुख्य रूप से इतना ही है। इसे में 80 शब्दों में बटोर दें तो 5 अंक मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।